नमस्कार। आज हम एक ऐसी शख्सियत की कहानी पर गौर करेंगे जिन्होंने इतिहास की सबसे कठोर सामाजिक व्यवस्थाओं में से एक को चुनौती दी। और उनका हथियार कोई तलवार या बंदूक नहीं, बल्कि उनकी बुद्धि और कानून की समझ थी। तो चलिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की कहानी को एक गहरे विरोधाभास से शुरू करते हैं। देखिए, एक तरफ उनकी अकादमिक उपलब्धियां थीं, जो किसी के लिए भी हैरत की बात हो सकती हैं, और दूसरी तरफ समाज ने उन्हें एक ऐसी अपमानजनक स्थिति में डाल दिया था जो किसी भी इंसान को तोड़ सकती है। उनका जीवन मानो दो हिस्सों में बटा था। एक तरफ दुनिया के जाने माने विद्वान और दूसरी तरफ अपने ही देश में एक बहिष्कृत। और इसी अंदरूनी टकराव ने उनके पूरे जीवन के मिशन को एक शक्ल दी। जरा सोचिए, दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज से मिली डिग्रियां भी उन्हें उस जाति व्यवस्था की क्रूर हकीकत से नहीं बचा सकीं जिसमें उनका जन्म हुआ था। तो ये जो व्यक्तिगत अपमान थे, ये सिर्फ अपमान नहीं थे। इन्हीं अनुभवों ने उनके अंदर एक ऐसी आग जलाई, एक ऐसा संकल्प पैदा किया जो इस पूरी व्यवस्था को बदलने के लिए दृढ़ था। अच्छा, उनके संघर्ष की जड़ को समझने के लिए हमें पहले उस व्यवस्था को समझना होगा जिसके खिलाफ वो खड़े थे। ये एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था थी जिसे सदियों पुरानी धार्मिक मान्यताओं का सहारा मिला हुआ था। और ये कोई किताबी बात नहीं थी, ये उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का एक दर्दनाक सच था। बचपन से ही हर दिन उन्हें उनकी जगह याद दिलाई जाती थी। और ये भेदभाव हर जगह था, हर पल। पानी पीने जैसी बुनियादी जरूरत से लेकर बाल कटवाने जैसी मामूली बात तक, जिंदगी का हर पहलू जाति के सख्त नियमों से बंधा हुआ था। ये लगातार अपमान का एक सिलसिला था। तो सवाल ये उठता है कि इतनी गहरी जड़ें जमा चुकी व्यवस्था से कोई कैसे लड़ सकता है? अंबेडकर का जवाब बहुत सीधा लेकिन बेहद शक्तिशाली था। ज्ञान को अपना हथियार बनाओ। उनके ज्ञान की भूख कितनी जबरदस्त थी, इसका अंदाजा आप इस नंबर से लगा सकते हैं, 35,000। ये उनकी अपनी पर्सनल लाइब्रेरी में किताबों की संख्या थी। ये दिखाता है कि बौद्धिक शक्ति में उनका विश्वास कितना अटूट था। उनकी रणनीति बिल्कुल साफ थी। पहला कदम, जो ताकतवर लोग हैं उनके औजारों पर महारत हासिल करो, यानी अच्छी से अच्छी शिक्षा और कानून की समझ, और फिर उन्हीं औजारों का इस्तेमाल इस दमनकारी व्यवस्था को तोड़ने के लिए करो। ये उनके जीवन का एक बहुत बड़ा मोड़ था। अब वो व्यक्तिगत अपमान सहने की बजाय सामूहिक रूप से राजनीतिक कार्यवाही कर रहे थे। महाड़ सत्याग्रह के जरिए उन्होंने भेदभाव वाली सामाजिक व्यवस्था को सीधी चुनौती दी। और फिर उनके जीवन के सारे अनुभव और सारा संघर्ष एक जगह आके मिल गए जब उन्हें उनकी सबसे बड़ी भूमिका मिली, एक नए आज़ाद भारत के संविधान के मुख्य निर्माता बनना। जरा इस सफर की कल्पना कीजिए। एक लड़का जिसे सार्वजनिक तालाब से पानी पीने से रोका गया, वही व्यक्ति अब पूरे देश के लिए कानून लिख रहा था। और सबसे जरूरी बात यह थी कि उन्होंने इस बात को यकीनी बनाया कि नए भारत की नींव उन्हीं सिद्धांतों पर रखी जाए जिनके लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लड़ाई लड़ी थी: समानता, न्याय और भाईचारा। ये जो वाक्य है, ये उनके पूरे मिशन का सार है। वो कानून को सिर्फ नियमों का एक संग्रह नहीं मानते थे, बल्कि उसे सामाजिक बदलाव का एक शक्तिशाली इंजन समझते थे। चलिए, अब हम उनके जीवन के आखिरी अध्याय पर एक नज़र डालते हैं और उस स्थायी विरासत को देखते हैं जो वो हमारे लिए छोड़ गए। उनके जीवन के आखिरी साल उनके दशकों के संघर्ष का चरम थे, और इसी में बौद्ध धर्म में उनका ऐतिहासिक धर्मांतरण भी शामिल है, जो उनकी विरासत का एक बेहद अहम हिस्सा है। देखिए, उनका बौद्ध धर्म अपनाना सिर्फ एक धार्मिक फैसला नहीं था, ये आत्मसम्मान और आज़ादी का एक बहुत बड़ा राजनीतिक ऐलान था। ये उस पूरी विचारधारा को खारिज करना था जो अस्पृश्यता को सही ठहराती थी। तो आखिर में डॉक्टर अंबेडकर की विरासत सिर्फ विरोध की नहीं है, बल्कि निर्माण की भी है। उन्होंने सिर्फ एक दमनकारी व्यवस्था को तोड़ा ही नहीं, बल्कि एक ज्यादा न्यायपूर्ण और समान भारत की नींव भी रखी। तो हम इस चर्चा को एक जरूरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन हमें कानून की दोहरी ताकत पर सोचने के लिए मजबूर करता है। ये उत्पीड़न का एक जरिया हो सकता है, लेकिन साथ ही ये मुक्ति का सबसे शक्तिशाली हथियार भी बन सकता है।